पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ जबकि भारत 15 अगस्त को यानी दोनों देशों के बीच आज़ादी में सिर्फ एक दिन का फासला रहा। लेकिन विकास के पैमाने पर दोनों ही देशों में आज कौन कहां पर खड़ा है, इस बारे में पूरा एनालिसिस सैयद रोमान हाशमी से जानते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है और उसके ठीक अगले दिन 15 अगस्त को भारत अपनी आजादी का दिन मनाता है, जश्न मनाता है। दोनों मुल्क एक ही तारीख में आजाद हुए, बस कैलेंडर पर एक दिन का फर्क है। लेकिन इन दोनों मुल्कों की आजादी के बाद की कहानी बहुत अलग रही और इस तरह दोनों के डेमोक्रेटिक और लोकतंत्र के हवाले से बात करें तो बहुत बड़ा फर्क है। भारत में लोकतंत्र चलता रहा, डेमोक्रेटिक सरकारें आती जाती रहीं, प्रधानमंत्री बदले, पार्टियां बदली, लेकिन देश की बागडोर आखिरकार चुनी हुई सरकार के हाथ में ही रही। लेकिन पाकिस्तान की कहानी कुछ अलग रही। लोकतंत्र के नजरिए से ये अफसोसनाक है। वहां कई बार फौजें सीधे सत्ता में आई और जब फौज सीधे सत्ता में नहीं रही तब भी सियासत में उसका असर और दखल बहुत मजबूत रहा। गौरतलब बात यह है कि इस कहानी की कुछ झलक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पाकिस्तान बनने से पहले ही देख ली थी। इसे समझने के लिए हमें अम्बेडकर की किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया को पढ़ना चाहिए। अम्बेडकर ने पाकिस्तान के सवाल को सिर्फ हिंदू मुसलमान के तौर पर नहीं देखा था, उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था। वो ये था कि अगर देश एक रहा लेकिन लोगों की राजनीतिक वफादारी मजहब के बुनियाद पर बढ़ गई तो ऐसे देश की सेना कैसे काम करेगी। उनकी किताब में एक पूरा हिस्सा इस सवाल पर है कि क्या मुसलमानों से यह उम्मीद की जा सकती है कि वे किसी बाहरी मुस्लिम ताकत के मुकाबले भारत के लिए उसी तरह लड़ेंगे जैसे एक राष्ट्रीय सेना की सैनिक से उम्मीद की जाती। किताब में इसका शीर्षक भी है, कैन हिंदूज काउंट ऑन मुस्लिम टू शो नेशनल रेदर देन रिलीजियस लॉयल्टी, यानी क्या हिंदू इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि मुसलमान धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर राष्ट्रीय वफादारी दिखाएंगे। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, आज सोशल मीडिया पर अम्बेडकर के नाम से यह बहुत बात घूमती है। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, मुस्लिम जनरल और पठान या बलोच रेजिमेंट भारत के साथ नहीं रहेंगी और अलग मुस्लिम देश मांगेगी। अम्बेडकर ने किताब में इस तरह की सीधी तौर पर कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, उनका सवाल इससे ज्यादा गहरा था। उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, जो पठानों का जो रीजन है, यानी आज के पाकिस्तान वाले इलाकों से बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिक आते थे। इसलिए अम्बेडकर पूछ रहे थे कि अगर कल भारत को किसी ऐसे दुश्मन से लड़ना पड़े जो उत्तर पश्चिम से आए और जिसकी पहचान मुस्लिम हो, तो उस समय भारतीय मुसलमान सैनिकों की राजनीतिक और धार्मिक पहचान का सवाल कैसे सामने आएगा। यानी अम्बेडकर का असल सवाल यह था कि मुश्किल समय में फौज की वफादारी किसके साथ होगी, देश के साथ या मजहबी पहचान के साथ। लेकिन यहाँ पे मुझे खुद डॉक्टर अम्बेडकर की इस आशंका और शक को लेकर हैरानी होती है। उसकी वजह यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पठान और पंजाबी फौजी, जिसमें बड़ी तादाद मुसलमान फौजियों की थी, ऑटोमन तुर्क साम्राज्य के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, बसरा और सीरिया के मोर्चों पर लड़े। बसरा से बगदाद तक की जंग में हिंदुस्तानी सिपाहियों का बड़ा अहम रोल था। फिर आजादी के बाद भी फौज में शामिल मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी और मुल्क के खातिर अपनी शहादत पेश की। इसके साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर का यह भी मानना था कि मुस्लिम फौजी जनरल और ऑफिसर्स एक अलग मुस्लिम मुल्क चाहते हैं। इसे समझने के लिए पाकिस्तान के मुद्दे पर लौटते हैं। देश का बंटवारा हुआ और साथ ही ब्रिटिश इंडिया आर्मी भी बटी। करीब 2,60,000 सैनिक भारत की तरफ गए, जबकि करीब 1,40,000, जिनमें ज्यादातर सभी मुसलमान थे, पाकिस्तान की तरफ चले गए। अब पाकिस्तान के सामने एक
एक नया मुल्क बनाने का सवाल था, लेकिन कुछ ही सालों में वहां यह बात साफ होने लगी कि फौज सिर्फ सीमा की हिफाजत करने वाली ताकत नहीं रहेगी, वो देश की सियासत में भी बड़ी ताकत बन जाएगी। 1958 में जनरल अयूब खान ने सत्ता संभाली, बाद में यहिया खान आए, फिर 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की न सिर्फ सरकार गिराई, बल्कि उन्हें फांसी दिलवाई और लंबे समय तक पाकिस्तान पर फौजी हुकूमत की। आगे चलकर जनरल परवेज मुशर्रफ भी सत्ता में आए। यानी पाकिस्तान में एक सिलसिला बन गया, सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन फौज का असर सरकार से कहीं बड़ा दिखाई देता है। इस कहानी में नवाज शरीफ का जिक्र भी आता है। नवाज शरीफ की सियासी तरक्की की शुरुआती दौर में जनरल ज़ियाउल हक के दौर का बहुत बड़ा असर था। इसलिए यह कहना ज्यादा सही होगा कि जिया के दौर ने नवाज शरीफ को सियासत में आगे बढ़ने का मौका दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नवाज शरीफ की तरह पाकिस्तान की सियासत में और भी कई लीडरान आए आज भी हैं, जो पाकिस्तान के फौज की मदद से अपने सियासी कद को बड़ा किया और हुकूमत में जिम्मेदारी निभाई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2024 में पाकिस्तान में 26वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई, फिर नवंबर 2025 में 27वीं अमेंडमेंट आई, और यही बदलाव आज के पाकिस्तान को समझने के लिए बहुत जरूरी है। 27वीं अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ओहदा भी दे दिया गया। यानी फौज के मुखिया की जिम्मेदारी और ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक काम के बड़े हिस्से को एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास ले जाया गया। इन फैसलों से पाकिस्तान की सियासत और गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर सिस्टम में फौज की ताकत और बढ़ी है, और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उसका असर और पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। यहाँ इमरान खान का जिक्र करना भी जरूरी है। इमरान खान पाकिस्तान के पुरानी राजनीतिक फैमिलियों से नहीं आए थे। वे क्रिकेट से राजनीति में आए और 2018 में प्रधानमंत्री बने। लेकिन जल्द ही उनका सेना के साथ रिश्ता खराब हो गया। 2022 में उनकी सरकार चली गई और उसके बाद उनका टकराव सीधे पाकिस्तान के ताकतवर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ दिखाई देने लगा। आज इमरान खान जेल में हैं, उन पर कई मुकदमे हैं और वे इन मामलों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते रहे हैं। उनकी पार्टी पीटीआई का भी यही आरोप है। और अभी 18 अगस्त 2026 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाने का आदेश दिया है। अदालत ने उनकी सेहत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की बात की है और परिवार से मुलाकात की इजाजत दी है। दोनों देशों की आजादी की तारीख 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच सिर्फ एक दिन का फर्क है। इन दोनों तारीखों के बीच दो अलग राजनीतिक कहानियां भी दिखाई देती है। भारत में सेना ने अपनी ताकत को राजनीति से अलग रखा और चुनी हुई सरकारों को देश चलाने दिया। वहीं पाकिस्तान में सेना धीरे धीरे देश की राजनीति की सबसे ताकतवर संस्थाओं में शामिल होती चली गई और आज हालत यह है कि संविधान में भी सेना के मुखिया की भूमिका को पहले से ज्यादा ताकत मिल चुकी है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि अंबेडकर ने पाकिस्तान के अगले 80 साल की पूरी भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सवाल जरूर उठाया था जिसे पाकिस्तान आज तक पूरी तरह हल नहीं कर पाया है। यानी देश की सबसे ताकतवर संस्था कौन होगी, चुनी हुई सरकार या फौज? और शायद यही वजह है कि 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच सिर्फ एक दिन का फर्क होने के बावजूद दोनों देशों की आजादी की कहानी आज इतनी अलग दिखाई देती है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।